इस शिक्षण कार्य में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। आज हम पदार्थ पृथक्करण की विधियाँ एवं भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले 3 वीडियो में हमने पदार्थ पृथक्करण की विधियों में आसवन विधि, प्रभाजी आसवन, ऊर्ध्वपातन विधियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको अपन एक क्रियाकलाप के माध्यम से भी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेना है और जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल देना है। अशुद्धियों को छान लेते हैं। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करते हैं। संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाए इसलिए जो जल है वो कॉपर सल्फेट में मिलाया, इसके लिए अब उस घोल को है जो अपन वाष्पीकृत करेंगे यानी गर्म करेंगे। विलयन को छनक पत्र से ढक देते हैं। वाष्पीकरण करने के बाद में जो विलयन हमें प्राप्त हुआ है उसको छनक पत्र से अपन ढककर उसको कमरे के तापमान पर 1 दिन भर के लिए उसको है जो ठंडा कर देते हैं, यानी शांत छोड़ देते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त कर सकते हैं अपन। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होंगे, क्रिस्टल यानी कण जो होंगे, वो उस चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर है जो प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ये जो विधि है ये क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्रिस्टलीकरण करने के लिए अपन शुद्ध पदार्थ के छोटे छोटे कण प्राप्त करते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हो सकती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। इस क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा ही समुद्री जल से शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारणतः वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम है। वाष्पीकरण विधि और क्रिस्टलीकरण विधि के अंदर जो उच्च कैटेगरी की जो है ये क्रिस्टलीकरण विधि है, उसका कारण है कि कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थों को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती है। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती है। यानी वाष्पीकरण विधि जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे अपन गर्म करेंगे तो कुछ जो पदार्थ हैं वो झुलस जाते हैं और छानने के पश्चात भी अशुद्ध जो होती है, अशुद्धियाँ होती है, वो विलेय पदार्थ में रह सकती है, परंतु ये क्रिस्टलीकरण विधि के अंदर नहीं रह पाती। इस प्रकार अनुप्रयोग, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? समुद्री जल द्वारा नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियां पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। विधियों का उपयोग करके पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकों में विकास के साथ कई और पृथक करने की विधियों का भी विकास हुआ है। यानी अपन ने जो आज दिन तक जो पदार्थ पृथक्करण की विधियां पढ़ी है उसके अंदर भी तकनीकी के जैसे परिवर्तन होता है ऐसे ऐसे उस विधियों के अंदर भी परिवर्तन होते रहते हैं। अगला जो अपना बिंदु है वह है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होता है उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन होता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन या वर्णन कर सकते हैं, जैसे रंग है, कठोरता है, दृढ़ता है, बहाव है, घनत्व है, गलनांक है, कथनांक है, इत्यादि को अपन भौतिक गुण द्वारा अलग कर सकते हैं। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यह परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते। उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। न जब भौतिक परिवर्तन होता है तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है,
कठोरता में परिवर्तन हो सकता है, गलना क्वथनांक में परिवर्तन हो सकता है, तो उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक गुण ऐसे कैसे रहते हैं? तो इसको है जो भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे बर्फ है वो जल बन गया, जल से भाप बन गया, तो उसमें सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हुआ। बर्फ था जो ठोस अवस्था में था, पानी बना तो द्रव अवस्था में बन गया, जलवाष्प बना गैस अवस्था में परिवर्तन हुआ, परंतु रासायनिक गुण समान है। ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल जो है वो दोनों द्रव है, लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। तेल और खाना पकाने का जो तेल है वह और जल दोनों द्रव अवस्था है, परंतु रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। इनकी गंध है, ज्वलनशीलता में अंतर है। तेल हवा में जलता है, जबकि जल है वो आग बुझा देता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसको अलग करता है। इस गुण में दोनों में अंतर है तो पदार्थ में भी अंतर आ जाता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन करता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन करता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है, अतः नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही अलग किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन है उसको रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों हो रहे। शुद्ध पदार्थ के प्रकार। पदार्थों को उनकी रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व या यौगिक में वर्गीकृत किया गया है। तत्व। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के एक रसायन शास्त्री हुए हैं जिनका नाम था एंटोनी लवाइजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उन्हें सबसे पहले इनको प्रयोग करके बताया। इनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। रासायनिक प्रक्रिया करके अन्य सरल पदार्थ के अंदर अपन इसको विभाजित नहीं कर सकते, उसको है जो तत्व कहते हैं। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु तीनों भागों में विभाजित किया गया है। धातु जो है वो उसके कुछ गुण हैं, उसके आधार पर उनको धातु कहा जाता है। तो धातु चमकीली होती है, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने जैसी पीली हो सकती है। ये ताप एवं विद्युत दोनों की सुचालक होती है। तन्यता का गुण पाया जाता है, ना खींचने पर तार की तरह लंबी हो जाएगी, इसलिए जितनी भी तारें जो होती है ये सभी धातु की बनी होती है। आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, ना पीटने पर चद्दर की तरह फैल जाएगी। प्रतिध्वनि होती है, पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है, ये सभी जो है धातु है। पारा जो है वो धातु होते हुए भी उसमें कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है। कमरे के तापमान पर वह सामान्यतः द्रव अवस्था के अंदर होता है। कुछ तत्व धातु और अधातुओं के बीच गुणों को दर्शाते हैं, इन्हें उप धातु कहा जाता है। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो है ये उप धातु है। धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं। मिश्रण और यौगिक। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। यौगिक जो होता है तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, परंतु यौगिक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण जिसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। यौगिक जो होता है वो गुणधर्म पूरी तरीके से भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है मिश्रण के अंदर, परंतु यौगिक में रासायनिक तथा विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही उसको पृथक किया जा सकता है। ऐसे पृथक नहीं कर सकते।
पदार्थ जो होता है इसमें शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व तथा यौगिक। एक होता है मिश्रण, वह होता है सममांगी और विषमांगी। तत्वों के बारे में अभी अपन ने पढ़ा। यौगिक जो होता है वह दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात मिलने से बनता है, इसको यौगिक बोलते हैं। मिश्रण जो होता है उसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं, परंतु मिलने का क्रम जो अनुपात है वह निश्चित नहीं रहता, इसलिए इसको मिश्रण बोलते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, सममांगी और विषमांगी, जिसके अपन ने वीडियो क्रमांक 1 के अंदर है जो अध्ययन किया। धन्यवाद।